RK Pocket FM channel subscriber and like this video. रुद्रदेव ने कहा। ठंडा और गर्म। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया, उसे रिफाइनिंग स्किल की थोड़ी भी समझ नहीं थी। वो अभी तक रिफाइनिंग के बुनियादी ढांचे के बारे में भी नहीं जानता था। हथियार रिफाइनिंग में लोग ईंधन, हथौड़ों, क्राफ्टिंग फर्नेस और रिफाइनर की परवाह करते हैं, लेकिन वो सबसे जरूरी ठंडी और गर्म तकनीक को भूल जाते हैं। जैसे कि जब हम एक हथियार को बनाते हैं तो फर्नेस की तपिश की वजह से हथियार गर्म हो जाता है, फिर उसे ठंडा करने के लिए हम उसे ठंडे पानी में डालते हैं। एक बार ठंडे पानी में जाने के बाद हथियार पानी की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करता है। अब सोच कर देखो, अगर पानी में स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं होगी तो हम किस तरह एक स्पिरिचुअल हथियार को बना सकते हैं। मैंने देखा है कि डार्क वर्ल्ड में कई महान मास्टर रिफाइनर एक स्पिरिचुअल झरने की तलाश करते हैं, खासतौर पर घनी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए झरनों को। इस तरह वो एक हथियार की शक्तियों को कई गुना तक बढ़ा सकते थे। अगर तुम स्पिरिचुअल झरने का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हो तो एक हथियार की शक्तियों को कई गुना नहीं दर्जनों गुना तक बढ़ा सकते हो। इसके अलावा इससे एक डिवाइन स्टेज हथियार भी बनाया जा सकता है। ये सुनते हुए आर्यन थोड़ा हैरान था। क्या ये भी स्वर्ग की अवज्ञा नहीं है? फिर मोटू ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर स्पिरिचुअल झरने का पानी इतना फायदेमंद था तो मोटू का रिफाइनिंग हॉल इस तरह की दुर्दशा में क्यों था? आर्यन के मन में यही एक सवाल था। फिर वो जल्द ही समझ गया कि मोटू अभी भी एक अर्थ स्टेज हथियार को अच्छे से रिफाइन नहीं कर पाता था, तो हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल झरने के पानी का इस्तेमाल करना जानता ही ना हो। पहली बात, मोटू को नहीं पता कि यह एक स्पिरिचुअल झरने का पानी है। दूसरी बात, स्पिरिचुअल पानी को काबू में करना आसान नहीं है। एक बार अगर स्पिरिचुअल पानी से काबू खो गया तो एक अच्छा हथियार कभी नहीं बन पाएगा। यही कारण है कि वो अभी तक एक अर्थ स्टेज स्पिरिचुअल हथियार भी रिफाइन नहीं कर पाया है। आर्यन चुप हो गया। उसकी स्पेस रिंग में रिफाइनिंग के लिए कई जरूरी चीजें थी। डीमन बीस्ट ब्लड और सॉल बंद चेन उन चीजों में से थे जो स्पिरिचुअल हथियार बनाने में काम आते थे। पूर्वज, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, आर्यन ने रुद्रदेव से कहा। रिफाइनिंग तालिस्मानी कागज और पिल्स बनाने की तरह आसान नहीं है। ये पूरी तरह से अलग कौशल है। इसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पूर्वज, मुझे अभी आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं पहले खुद से रिफाइनिंग तकनीक को समझना चाहता हूं, आर्यन ने कहा। ठीक है, जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस बता देना, पूर्वज, रुद्रदेव ने कहा। आर्यन की कल्टीवेशन का तरीका अलग था। उसे इस बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था। न केवल उसकी शक्तियों का लेवल बढ़ने का तरीका अलग था, बल्कि उसकी तकनीकें भी अलग थी। अगर आर्यन उसे इस बारे में नहीं बताना चाहता था तो वो भी उससे नहीं पूछने वाला था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि दोनों के बीच किसी तरह की मौन समझ बन गई हो। आर्यन ने एक हल्की सांस ली और अपने दिल में सोचा, सबसे पहले मुझे निपुणता पॉइंट्स बढ़ाने होंगे, फिर रिफाइनिंग तकनीक का लेवल बढ़ाना होगा और नींव मजबूत करनी होगी। फिर उसने एक नज़र सिस्टम में जोड़ 1 स्किल को देखा, जिसका इस्तेमाल वो अपनी किसी भी स्किल का एक लेवल बढ़ाने के लिए कर सकता था। उसने इसे अभी तक बचाकर रखा था। तार्किक रूप से बोला जाए तो आर्यन कभी भी अपनी किसी भी स्किल का एक लेवल बढ़ा सकता था, लेकिन उसने अभी तक इसे इस्तेमाल करने का अपना मन नहीं बनाया था। चलो शुरू करते हैं। आर्यन ने अपनी ट्रियू एनर्जी को बाहर निकाला और एक हाथ के इशारे से तुरंत फर्नेस में आग लगा दी। फिर उसने ईंधन अंदर फेंक दिया और लापरवाही से घटिया काले लोहे के पत्थर का एक टुकड़ा निकाला और उस पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। आधे मिनट बाद रिफाइनिंग तकनीक विफल, निपुणता पॉइंट्स जोड़ 1। रिफाइनिंग तकनीक विफल, निपुणता पॉइंट्स जोड़ 1। आर्यन लगातार विफल हो रहा था और ऐसे ही आधी रात बीत गई। आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी रिफाइनिंग तकनीक का लेवल बढ़ गया है। अब तुम्हारी रिफाइनिंग तकनीक का लेवल 2 है। लेवल 2, ये काफी नहीं है, मुझे इसे और मजबूत बनाना होगा। चलो फिर से शुरू करते हैं। आर्यन ने फिर से रिफाइनिंग शुरू कर दी। उसे सफलता या असफलता की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो जो चाहता था वो निपुणता पॉइंट्स थे और वो जो चाहता था वो था रिफाइनिंग तकनीक का लेवल बढ़ाना। मोटू आराम से सो रहा था, लेकिन आधी रात के समय उसने अपने घर के पिछवाड़े से ठोके पीटे जाने की कुछ आवाजें सुनी तो वो तुरंत उत्साहित हो गया और जल्दी से पीछे की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आर्यन के ऊपरी शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके एक हाथ में हथौड़ा था और वो पागलपन से लोहे के एक टुकड़े को पीट रहा था। ये देखकर वो हैरान रह गया। मास्टर, आप क्या बना रहे हैं? उसने उसके करीब आते हुए पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आधी रात को ऐसी क्या चीज बना रहा था, लेकिन आर्यन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। मोटू राम ने आर्यन की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और कहा, मास्टर, हथियारों की रिफाइनिंग इस तरह नहीं की जाती है। रुको, मैं आपको सिखाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। आर्यन सिर्फ कुछ शब्दों में जवाब दिया। आपके लिए इस तरह से सफल होना असंभव है। आप सबसे बुनियादी चीजों को भी नहीं जानते हैं। मोटू राम ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि आराम करो, तो जाओ और मेरे मामलों की चिंता करना छोड़कर आराम से सो जाओ, आर्यन ने कहा।
उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो मोटू को कुछ समझा सके। मोटू राम ने आह भरी और कहा, ठीक है। अपने दिल में उसने सोचा था कि वो आर्यन को जेकाल संप्रदाय में शामिल करवाएगा और फिर रिफाइनिंग हॉल को फिर से पुनर्जीवित करेगा, लेकिन अब आर्यन की रिफाइनिंग तकनीक को देखकर उसने हार मान ली। जिस तरह से आर्यन ने हथौड़ा पकड़ा था, उससे लेकर आग पर काबू पाने तक, मोटू अपने दिल में जानता था कि किसी भी हथियार को इस तरह से नहीं बनाया जा सकता था। वो अब अच्छे से समझ गया कि आर्यन के पास रिफाइनिंग प्रतिभा नहीं थी। वो निराश होकर वहां से मुड़कर चला गया। आर्यन ने उसकी कोई परवाह नहीं की और अपनी पूरी ताकत से अभ्यास करना जारी रखा। अनजाने में पूर्व सफेद हो गया था और एक नए दिन की शुरुआत हुई थी। उसी समय, आर्यन, बधाई हो, तुम्हारी रिफाइनिंग तकनीक का लेवल बढ़ गया है। अब तुम्हारी रिफाइनिंग तकनीक का लेवल 4 है। लेवल 4। हफ हफ आर्यन हौंफ रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पसीने की बूंदें एक एक करके उसकी मांसपेशियों की रेखाओं के साथ नीचे लुढ़क रही थी। हालांकि उसकी सभी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और शक्तियों से भरी हुई थी। इसके अलावा उसकी आकृति स्वर्ण अनुपात की तरह थी। उसकी पीठ पर कुछ निशानों के साथ वो मर्दानगी और एक आदमी की आभा से भरा हुआ था। अगर कोई लड़की उसे इस वक्त देख लेती तो वो उस पर मोहित हो जाती। मुझे नहीं लगता है अब मेरी रिफाइनिंग तकनीक का स्तर जल्दी से लेवल 4 से लेवल 5 का हो पाएगा, आर्यन ने खुद से कहा। इसके बाद वो वहां से बाहर निकल गया और कुछ ठंडी हवा और सुकून भरी सांस लेने के लिए पहाड़ की चोटी पर आकर खड़ा हो गया। लगभग 3 मिनट बाद उसका शरीर और मन शांत हो गए। फिर वो मुड़कर वापस मोटू राम के घर के पीछे की ओर चला गया, जहां वो रिफाइनिंग तकनीक का अभ्यास कर रहा था। सबसे पहले उसने अपने शरीर से ट्रियो एनर्जी बाहर निकाली और फिर सॉल बंद चेन का एक बड़ा ढेर बाहर निकाला। पूर्वज रुद्रदेव पूरी रात आर्यन पर नजर बनाए हुए थे। ये देखकर कि उसने सॉल बंद चेन का एक बड़ा ढेर बाहर निकाला है, वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, ब्लेड और तलवारों को रिफाइन करने के लिए इतनी सारी चीजों को जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तुम इतने सारे सॉल बंद चेन से क्या रिफाइन करने जा रहे हो? पूर्वज, आप बस मुझे इतना बताना कि मैं स्पिरिचुअल झरने के पानी को काबू कैसे करूं और बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप देखते जाइए। आर्यन ने यह नहीं बताया कि वो किस तरह की चीज बनाने जा रहा था। वो जो कुछ भी बनाने जा रहा था उसने उसे पहले ही अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लिया था। इसके लिए वो उत्साहित महसूस कर रहा था। पूर्वज रुद्रदेव भी उत्साहित महसूस कर रहे थे। ठीक है, जब वक्त आएगा तो मैं इसे काबू करने में तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम इसे अच्छे से काबू नहीं कर पाओगे। इसके बाद आर्यन ने शुरुआत की। एपिसोड 317, कृपया हथियार का नाम बताओ। सबसे पहले उसने फनेस में आग की लपटों को तेज कर दिया और ट्रियो एनर्जी की मदद से आग को काबू करना जारी रखा। इससे फनेस में सीटी बजने जैसी आवाजें पैदा हो रही थी। फिर आर्यन ने सॉल बंद चेन को फनेस में डाला, जो कुछ देर बाद आग की धधकती लपटों की वजह से तेजी से पिघलने लगी। वो पूरी तरह सुर्ख लाल हो चुकी थी। एक ही समय में वो आग की लपटों और सॉल बंद चेन की पिघली हुई शक्तियों को ध्यान से काबू कर रहा था। कई बार पिघली हुई शक्तियों ने जंगली होकर फनेस से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार आर्यन ने उन्हें ट्रियो एनर्जी की मदद से दबा दिया था। पूर्वज रुद्रदेव पूरे समय उसे ध्यान से देख रहे थे और वो इससे बहुत ज्यादा हैरान भी थे। केवल एक रात में इस तरह पिघली हुई शक्तियों पर काबू पाना और फनेस की आग को एक बार भी काबू से बाहर ना होने देना, वास्तव में इस तरह की प्रतिभा हजारों साल बाद भी देखने को नहीं मिलती। नहीं नहीं नहीं, एक प्रतिभा की तुलना इस कमबख्त से करना केवल एक अपमान है। बेशक वो बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन वो इतनी जल्दी उससे प्रभावित नहीं होने वाला था। वास्तव में उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन इस हद तक आग को नियंत्रित करने में सक्षम होगा और आग में ट्रियो एनर्जी की मदद से पिघली हुई शक्तियों पर भी काबू बनाए रखेगा। उसने सॉल बंद चेन की शक्ति को कुचलने के लिए ट्रियो एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिसे सॉल बंद चेन का पिघला हुआ लोहा पागलपन से अवशोषित कर रहा था। इस तरह शीर्ष गुणवत्ता वाले हथियार को बनाया जाता था। पूर्वज रुद्रदेव बेहद उत्साहित थे। बहुत खूब बच्चे। जल्द ही सॉल बंद चेन पूरी तरह से पिघल गई। आर्यन ने फिर स्पेस रिंग से वो हथौड़ा निकाला जो उसे मूर्ति राजा को मारने से मिला था। एक बार हवा में लहराने के बाद उसने उसे भी फनेस में फेंक दिया, जिससे चारों दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगी। आग की लपटें आसमान की ओर उठीं। कई चिंगारियां तो आर्यन के शरीर से भी आकर टकराई, जिनकी खतरनाक अदृश्य शक्तियों ने उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया था। लेकिन वो जल्दी से वापस फनेस के पास आ गया और आग को फिर से काबू करने लगा। उसने उसमें कुछ और सॉल बंद चेन डाली। इस समय फनेस में आग की लपटें उबाले मार थी, जिसने सभी सॉल बंद चेन को कुछ ही सेकंड में पिघला दिया। अंत में आर्यन ने सॉल बंद चेन की पिघली हुई शक्तियों को मूर्ति राजा के हथौड़े के चारों ओर लपेट दिया, जिन्हें हथौड़ा पागलपन से अवशोषित करने लगा। बीच बीच में उससे बिजली की तेज गड़गड़ाहट निकल रही थी, जो मूर्ति राजा के हथौड़े को एक खतरनाक रूप दे रही थी। आर्यन ने आधे सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया। वो लगातार ट्रियो एनर्जी की मदद से पिघली हुई शक्तियों को हथौड़े पर लपेट कर रखे हुए था और साथ ही आग को जंगली होकर बाहर निकलने से भी रोके हुए था।
इसके बाद उसने मृत बीस्टों का ब्लड निकाला जो उसे थंडर ड्रैगन मंदिर के दूसरी मंजिल पर मिले थे। ब्लड को फनेस में डालने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, डेविल कल्टीवेटर। बूम, जोर की आवाज हुई और आर्यन के 1000 सिस्टम पॉइंट्स गायब हो गए। उसके लंबे बाल जलते हुए लग रहे थे, सब खून की तरह लाल हो गए थे। उसकी आंखें राक्षसी स्वभाव से भरी हुई थीं और उसका पूरा शरीर एक अतुलनीय भयानक आभा का उत्सर्जन कर रहा था। इस समय मृत बीस्टों का ब्लड पूरी तरह से आर्यन के काबू में था। ये डेविल हथियार और डेविल कोर को रिफाइन करने के लिए एक शीर्ष स्तर की सामग्री थी। डेविल हथियार और डेविल कोर को रिफाइन करने के लिए डेविल बॉडी होना जरूरी होती है। आर्यन की डेविल बॉडी से निकलने वाली शक्तियां बेहद खतरनाक थी, जिनसे पूरा रिफाइनिंग हॉल का पहाड़ कांप उठा था। मृत बीस्ट का ब्लड पूरी तरह से काबू में होने की वजह से यह सॉल बंद चेन की पिघली हुई शक्तियों से मिलने लगा। ये दोनों अलग अलग तरह की शक्तियां थी, जिस वजह से इन्हें आपस में मिलाना बहुत कठिन था, लेकिन आर्यन की डेविल शक्तियों की तहत यह आपस में एक दूसरे से मिल गई। पूर्वज रुद्रदेव ये देखकर दंग रह गया। हे भगवान, ये लड़का वास्तव में बहुत अद्भुत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके पास डेविल कल्टीवेटर का शरीर होगा। हाँ, वो इस वक्त बहुत उत्साहित था। आर्यन का ध्यान पूरी तरह से विशाल हथौड़े पर केंद्रित था, इस हद तक कि उसे ये भी पता नहीं था कि पूर्वज क्या कह रहे थे। इस समय अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर भटकता, उसकी सारी मेहनत पर पल भर में पानी फिर जाता। उसका पूरा शरीर डीमन शक्तियों की लहर की चपेट में था। एक भी गलत कदम और उसका शरीर बुरी तरह से घायल हो जाता। ये डीमन शक्तियों की लहर फनेश में उबल रहे मृत बीस्ट के ब्लड से आ रही थी। आखिर तुम क्या करना चाहती हो? जाओ, जाकर उससे मिल जाओ, तेज आवाज में चिल्लाते हुए आर्यन ने कहा। इसके तुरंत बाद उसने अपनी सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी शक्तियां दोगुनी हो गई। इस तरह आर्यन फनेस से निकल रही शक्तियों पर काबू पाने में कामयाब रहा। इसके अलावा उसी समय विंड एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, इल्यूजन एलिमेंट, जो आर्यन की विशेषताओं में से एक थे, और फायर एसेंस, जो उसने वीरान पर्वत की फायर वैली से हासिल किया था, सभी की शक्तियां भी इसमें शामिल हो गई। तभी हथौड़े से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज बाहर निकली। ये आकाश में बिजली की तेज गड़गड़ाहट की तरह था। एक के बाद एक बिजली की तेज गड़गड़ाहट की आवाजों ने पूरे आसमान को हिलाकर रख दिया। मोटू, जो अंदर सो रहा था, इतनी जोरदार गड़गड़ाहटों की आवाज सुनकर उठ गया। उसने अपना गोल शरीर मोड़ा और तुरंत पलटकर चिल्लाया, गड़गड़ाहट और बारिश! अरे यार, मुझे अपने कपड़े लाने हैं। भाड़ में जाओ, आसमान नीला है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। फिर ये बिजली की गड़गड़ाहट कहाँ से आ रही है? मोटू ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। फिर उसने अपना कंबल ओढ़ लिया और फिर सो गया। उसी समय रिफाइनिंग हॉल पहाड़ की चोटी पर पहली बार कोई लड़की दिखाई दी। वो एक बेहद सुंदर लड़की थी। यह कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। दरअसल उसे पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई थी। वो आर्यन की परीक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। जब उसे पता चला कि जूनियर सिस्टर कनिका जीवित लौट आई है, तो वो और भी अधिक चिंतित हो गई। जेकाल संप्रदाय में, खासतौर से बाहरी हिस्से में, जुबिन का परिवार बेहद शक्तिशाली था। यहाँ तक कि बड़ों को भी सियान परिवार का सम्मान करना पड़ता था। कनिका ने जुबिन की हत्या के बारे में कुंदन को बता दिया होगा, और यह जानकर वो चुप नहीं बैठेगा। वो इतनी आसानी से इस मामले को नहीं जाने देगा और आर्यन से बदला लेने की कोशिश करेगा। इस तरह मीरा और भी अधिक चिंतित थी। इसलिए वो आर्यन को परीक्षा में सावधान रहने की सलाह देने आई थी। लेकिन जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो उसने तेज गड़गड़ाहटों की आवाज सुनी, जिससे उसका दिल कस गया। कहीं सियान परिवार के लोगों ने आर्यन पर यह ख्याल आते ही वो तुरंत रिफाइनिंग हॉल में घुस गई। मोटू को अपनी जान बचाने के लिए जोर से खर्राटे लेते हुए और जमीन पर लार बहाते हुए और फिर रिफाइनिंग हॉल को देखते हुए, जो बहुत दयनीय स्थिति में था। मीरा की पहले से ठंडी अभिव्यक्ति और अधिक ठंडी हो गई। लेकिन आर्यन को वहां ना देखकर मीरा खुद को मोटू के शरीर पर लात मारने से रोक नहीं पाए और चिल्लाते हुए बोली, मोटू, आर्यन कहाँ है? मोटू राम अभी सोते हुए एक सपना देख रहा था, जिसमें उसने एक सुअर के सिर को गले लगा रखा था। लेकिन जैसे ही उसे मीरा की लात पड़ी, सुअर का सिर टूट गया और जमीन पर लुढ़क गया। अपने प्यारे सुअर को इस तरह से मरता देख उसे गुस्सा आ गया। उसकी गुस्से में लाल आंखें तुरंत खुल गई। वो अभी उसे लात मारने वाले इंसान को गाली देने वाला ही था कि तभी उसे एहसास हुआ कि मीरा ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसने तुरंत जुबान पर आए शब्दों को निगल लिया और कहा, मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे पूछा, आर्यन कहाँ है? मोटू ने अपनी आंखें रगड़ी और कहा, मास्टर, घर के पीछे रिफाइनिंग हॉल में है। वो पूरी रात वहीं था। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि उसके पास रिफाइनिंग करने की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर मीरा का मन शांत हो गया। फिर वो आर्यन को देखने के लिए मुड़ गई। दूसरी तरफ हथौड़ा रिफाइन करने की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। स्पिरिचुअल पानी के जार को देखते हुए आर्यन का दिल कस गया और उसने कहा, पूर्वज। रुद्रदेव हल्के से मुस्कुराया, इसे मुझ पर छोड़ दो। इतना बोलने के बाद रुद्रदेव ने अपनी शक्तियों का एक हिस्सा आर्यन के शरीर में डाल दिया।
फिर उसने सीधे आर्यन के हाथों को काबू और फनेश से हथौड़े को निकालकर बाहर की ओर फेंक दिया। गर्म गर्म हथौड़े के स्पिरिचुअल पानी के जार में गिरने से कुछ बुलबुले उठे और भाप बनकर उड़ गए। हालांकि तभी कुछ तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिन्हें सुनकर अचानक मोटू उछल पड़ा। मैंने उससे कहा था कि वो नहीं कर सकता, वो रिफाइनिंग नहीं कर सकता, अब देखो फनेश फटने वाला है। दूसरी तरफ हथौड़े के स्पिरिचुअल पानी में जाने के साथ पहले तो कुछ धमाके हुए थे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे रिफाइनिंग हॉल को उड़ा दिया था, और यही वो धमाका था जिसकी आवाज अभी मोटू और मीरा ने सुनी थी। धमाके के तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो आर्यन, तुमने सफलतापूर्वक एक स्पिरिचुअल हथियार बना लिया है, कृपया हथियार का नाम बताओ। आर्यन का शरीर लगभग शक्तिहीन हो गया था और ज्यादा थकने की वजह से वो नीचे बैठ गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था और कपड़ों सहित उसका पूरा शरीर गीला था। उसकी मानसिक शक्ति बहुत कम हो गई थी, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। लगातार 10 मिनट तक हथियार रिफाइन करने के दौरान उसने 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया था। जिस पल सिस्टम की आवाज गूंजी उसका दिमाग शांत हो जाता है, लेकिन एक पल बाद ऐसा लगता है जैसे वो खोखला हो गया हो। ये बेहद असहज था, मानो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये बहुत असहज है। इस तरह की उच्च तीव्रता वाला स्पिरिचुअल हथियार कुछ ऐसा नहीं है जिसे मेरी वर्तमान मानसिक शक्ति झेल सकती है। इसको लेकर आर्यन के दिल में अभी भी डर बना हुआ था। अगर उसने हथियार बनाने की अपनी दृढ़ता ना दिखाई होती तो वो अब तक मर चुका होता। वो आगे से इस तरह के जोखिम से पूरी तरह से बचने की कोशिश करेगा। तालिस्मान तकनीक, हकीम स्किल और बाकी तरह की तकनीकों और स्किल्स के लिए एक रिफाइनर की उच्च स्तर की मानसिक शक्ति होनी जरूरी थी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ध्यान भटकने से रिफाइनर की जान को खतरा हो सकता था। आर्यन रिफाइनिंग हॉल के खंडहर में बैठा हुआ था, जो जोर जोर से काम रहा था। पूर्वज, क्या आप ठीक हैं? पूर्वज रुद्रदेव भी बेहद कमजोर थे और उन्होंने कहा, मैं नहीं मरूंगा, मैं पहले आराम करूंगा। अगर मैंने अभी आराम नहीं किया तो मैं सच में मर जाऊंगा। उसने इसकी उम्मीद नहीं थी कि आर्यन जिस हथौड़े को रिफाइन करेगा उसमें वास्तव में एक ऐसी शक्ति होगी जो उसकी कल्पना से परे होगी। आर्यन की रिफाइनिंग तकनीक अभी लेवल 4 पर थी, फिर भी रिफाइनिंग में उसकी समझ बहुत गहरी थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इस तरह का काम कर दिखाएगा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और RK Pocket FM channel subscriber and like this video. पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।